की चली आ रही थी एक लंबे समय से, उसको खत्म करके हमने क्या किया, एक गणतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन नेपोलियन ने जिस तरह से अपने शासन, अपने सत्ता को चलाया, उसमें हम ये पाते हैं कि वापस से मोनार्कियल सिस्टम एक्युमुलेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं तानाशाही जन्म ले लेती है फ्रांस में। तो इतिहास में अपने आप को दोहराया। अब 1815 में 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है और उसके लंबे समय तक हम देखते हैं कि फ्रांस में अलग अलग सत्ता विभाजन होता है। 1848 में 1848 में एक बार फिर से हम ये देखते हैं कि गणतंत्र की स्थापना की जाती है और इस बार शासक बनाया जाता है नेपोलियन के भतीजे को। ठीक है, जब नेपोलियन का भतीजा शासक बनता है तो फिर से वही चीज होती है कि हम वापस से अपने चाचा की तरह फ्रांस को एक नई उन्नति के दौर में ले जाएंगे, फ्रांस को एक नई गति देंगे, प्रदान करेंगे। लेकिन वापस से हम देखते हैं कि फ्रांस में तानाशाही जन्म ले लेती है। तो देखिए, एक बार इतिहास ने अपने आप को दोहराया नेपोलियन के शासनकाल में, जहां पर आप देखेंगे कि एक त्रासदी की तरह, और दूसरी बार अपने आप को इतिहास दोहरा रहा है प्रासंगिक की तरह। तो कार्ल मार्क्स, चूंकि यूरोपियन आपके दार्शनिक हैं, कार्ल मार्क्स ने यही चीजें कही, क्या कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप ही लोग हैं, आप लोग यदि अपनी असफलताओं से नहीं सीखते हैं बार बार, तो क्या होता है, एक बार असफलता आती है, दोबारा आती है, तीसरी बार फिर आती है। लेकिन यदि हम अपने पिछले किए गए कार्यों से, अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो असफलताएं हमें सफलता का द्वार दिखाती हैं। तो चीज समझ में आई कि इतिहास हमारे लिए, हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है। एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन ये वैसे क्यों आवश्यक है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अभी तक हम जो चीजें पढ़ते आए हैं उनको हम लोगों ने केवल और केवल कहानी के तौर पर पढ़ा। कैसे पढ़ा, एक कहानी है, उसका एक खाका है, डेट वाइज, जैसे आपकी कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में लिखा है तारीखें क्यों आवश्यक है। ये कोर्ट वाली तारीख नहीं है, इतिहास की तारीखें या डेट क्यों आवश्यक है। बताइए, इतिहास में तारीखें क्यों आवश्यक है। प्रामाणिकता के लिए, ठीक है, प्रामाणिकता के लिए। या हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशंस भी बन जाते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या अध्ययन करेंगे, इतिहास में तारीखों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम अध्ययन करेंगे किसका, परिवर्तन का, चेंज या बदलाव। किसका अध्ययन करना है अब हमें बदलाव का अध्ययन करना है, चेंजेस का अध्ययन करना है। कौन से बदलाव, कैसे बदलाव, किस तरह से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, यहां पर हम सभी स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं। केवल और केवल ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की, जिसमें हम आपको हिस्ट्री क्या है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या हिस्ट्री का सिलेबस है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग स्मूथ वे में बढ़ाते रहेंगे क्लासेस को। आप लोगों से हम ये भी पूछेंगे कि पहले एंशिएंट खत्म करानी है या मॉडर्न खत्म करानी है या मिडिवल खत्म कराना है। ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं आता है चाहे आप किसी भी एक एरा से उठाएं, वो मैं बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, तो परिवर्तन या बदलाव, पहला हम देखेंगे कि बदलाव कैसे होते हैं। राजनीतिक या पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। पहले बदलाव क्या हो गए, राजनीतिक या पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। अब सेकंड सेक्टर में आ जाते हैं, दूसरे तरीके के बदलाव कैसे होते हैं, सामाजिक या सोशल चेंजेस। आर्थिक बदलाव, सब लोगों को पीछे तक दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं, विजिबल है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आर्थिक या
इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। और सबसे अंत में हम बात करते हैं सांस्कृतिक या कल्चरल चेंजेस। इन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर हमारा पूरा इतिहास टिका हुआ है। डेट्स क्या है? प्रामाणिकता के लिए है, फैक्चुअल चीजें हैं। बाकी हम सभी इतिहास के अंतर्गत इन्हीं बदलावों को, इन्हीं परिवर्तनों को ही क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि एक एरा में जाएंगे तो क्या सामाजिक, जैसे हम लोग बात करेंगे कि प्री हिस्ट्री में राजनीतिक परिदृश्य क्या थे, फिर जब हम प्रोटो हिस्ट्री पे आएंगे वहां पर हम देखेंगे, इसके बाद वैदिक काल में आएंगे तो वैदिक काल में कुछ चीजें हैं। अब ये तो आपका एक वर्टिकल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इसमें अंदर क्या क्या होगा? राजनीतिक इतिहास की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक बदलावों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? सीमा क्षेत्र। सीमा क्षेत्र का मतलब कि अलग अलग शासनकाल, जितने भी हमारे कोई किंग्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि भारत का नक्शा हम लोगों को अलग अलग समय में डिफरेंट दिखाई देता है। तो क्या हमारे सीमा क्षेत्र परिवर्तन हुए हैं? किस काल में अलग अलग परिवर्तन किन वजहों से हुए? उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस क्या थे, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, उनको। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन में हम देखते हैं, आ जाइए। सामाजिक परिवर्तनों को फिर से हम क्लासिफाई कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे जाति एवं वर्ग, जाति एवं वर्ण, ठीक है। स्त्री दशा, और सबसे अंत में शूद्र एवं अछूतों की दशा। क्लियर है यहां तक? सोशल में हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक या आर्थिक इसमें देखिए पहला व्यापार एवं वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? नोटिस करिए, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बाद हम लिखेंगे मुद्रा, मॉनेटरी सिस्टम लिखिएगा। क्लियर है? और सांस्कृतिक चेंज में सबसे पहले हम लोग यहां पर एक और है शिल्पकला, शिल्प एवं उद्योग लिखिए। हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, शिल्प एवं उद्योग। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे देखते हैं सांस्कृतिक में आ जाइए। तो सांस्कृतिक में हम सबसे पहला लिखेंगे स्थापत्य कला, स्थापत्य को इंग्लिश में लिखिएगा आर्किटेक्चर, कला एवं साहित्य। तो समझ में आ गया कि अध्ययन हम लोगों को किस तरह से करना है। हमें जो अब तक पद्धति चली आ रही है, जो हमने ग्रेजुएशन में किया है, कि अब तक हम पढ़ते थे एक एग्जाम को पास करने के लिए। बीए का एग्जाम पास करना है, वहां पर कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, जितना मन आया लिख दिया। ऊपर वाले पैरा में जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया था क्वेश्चन वो लिख दिया, बीच में गाना लिख दिया, एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन लिख दिया, नंबर मिल गए। तो वैसे तो काम नहीं चलना है भैया, ऐसे एग्जाम पास नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पर हमें क्या अध्ययन करना है? वहां पर हमें परिवर्तन का अध्ययन करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अध्ययन करना है। जब तक आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड या यूपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आगे हम लोग करते हैं जी, बताएं सर। आपने परिवर्तन का ढांचा बनाया जी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इसमें ये क्यों नहीं हो सकता था कि आप सांस्कृतिक बदलाव पहले देखिए, आर्थिक, सामाजिक, क्या कारण रहा?
बिल्कुल सर, आप इसको ऐसा कर लीजिए, आर्थिक पहले कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए अब सिंपल चीज है कि जब तक आपको राजनीतिक परिवेश नहीं पता होगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, मौर्य काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मौर्य काल में सबसे पहले मैं आप लोगों को सांस्कृतिक परिवर्तन बताने लगा कि मौर्य काल में संस्कृति ये थी, वहां पर स्थापत्य कला इस प्रकार की है, ऐसा। जब आपको मौर्य काल की वंशानुगत प्रणाली भी तो पता होनी चाहिए, तो वो आपको राजनीतिक स्थिति में पढ़ना है। अब मौर्य वंश का जो शासन विस्तार है वो कहां तक होगा, वो भी आप राजनीतिक उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें राजा कौन है, उसकी सीमा विस्तार कितनी है, उसका किन किन क्षेत्रों में शासन है, वो तो पता चले। अब मैंने कह दिया कि एक स्थापत्य जो है, अशोक का ये स्तंभ जो है आपका गांधार में स्थित है, तो ये पता होना चाहिए कि गांधार तक मौर्य काल का आपका सीमा क्षेत्र थे। क्लियर? तो सबसे पहले राजनीतिक, सामाजिक, उसके बाद ही सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। हाँ ये है कि सामाजिक को उठाकर हम इधर रख सकते हैं, आर्थिक को उठाकर हम इधर रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना होगा, राजनीतिक परिदृश्य स्टडी करना होगा। क्लियर है? सेट अप। यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये देखिए पढ़ना कहां से, ठीक है। सोर्सेज आप लोगों के क्या होने चाहिए, ऑथेंटिकेट सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से आप लोगों को आपकी स्टडी करनी है और जिनके बेसिस पर ही आपके आगे के लेक्चर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है 6th से लेकर 12th तक की, ठीक है। 6th से लेकर 12th तक की वैसे मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है, वैसे आजकल आप लोगों के पास आपके फोन है, फोन में सारा डेटा उपलब्ध है, वहां से आप इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, या फिर आप कर्नाटक स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी, कर्नाटक स्टेट बोर्ड। या फिर एक और काम कर सकते हैं, आप इग्नू की बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी तो लाइब्रेरी में आप लोगों को अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो लाइब्रेरी में आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए जो हमारी हिस्ट्री है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। तीनों के अलग अलग रिसोर्सेज हैं। वैसे तो आपका एनसीईआरटी में कवर हो जाता है प्रीलिम्स का, लेकिन इसके बाद अगर आपको ऑथेंटिक बुक्स चाहिए तो आप लोग एक बुक ले सकते हैं, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। इसमें आपको बी लाल की मिल जाएगी, साथ ही साथ एक बुक आती है एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी, उसको आप पढ़ सकते हैं। मिडिएवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, ठीक है। मॉडर्न के लिए आपका बिपिन चंद्रा है, यहां से आपका प्रीलिम्स का पूरा कवर हो जाएगा। बिपिन चंद्रा की ही एक और किताब आती है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। हिंदी में आती है भारत का स्वाधीनता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संग्राम या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके। ये तो आपके हो गए सोर्सेज जहां से आप लोगों को आपकी स्टडी करनी है। जो बेसिक से कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हिस्ट्री को कभी भी नहीं पढ़ा है, जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटीज को कवर करें। जो पहले पढ़ चुके हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड कभी ना कभी उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है, वो 9th से लेकर 12th तक की हिस्ट्री से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग क्या करेंगे, घटना चक्र, घटना चक्र और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम, इसमें आपका क्या है, फैक्चुअल वाइज कि इस समय कौन आ जाता, फैक्ट वाइज आपको वन कह सकते हैं कि वन वर्ड क्वेश्चन टाइप में रहता है। ठीक है, तो उसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े। सोर्सेस हो गए आपके। अब हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, हिस्ट्री को हम लोग क्या डिवीजन करते हैं, देखिए। सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले क्या आता है, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और इसके बाद हमारा आ जाता है हिस्ट्री। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ओके, सबसे पहला प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और जस्ट बाद में हमारा आ जाता है हिस्टोरिकल एज या ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज बेसिकली हमारी शुरू होती है जहां से हम महाजनपदों का युग प्रारंभ करते हैं, या हम कह सकते हैं जहां से हम मौर्य वंश को पढ़ना शुरू करते हैं या मगध के उत्कर्ष की बात करते हैं, वहां से हमारी हिस्टोरिकल एज शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस है, पहला जैसे प्री हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्री हिस्ट्री में कहता है कि देयर आर नो रिटन एविडेंसेस। इसमें हम कहेंगे कि यहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। वैसे तो मैंने क्लास में इस चीज को कराया है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पहली क्लास कर रहे हैं, तो इसको फिर से करा रहे हैं। ओके, तो हम बात करेंगे कि यहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे, साक्ष्यों की बात करेंगे हम लोग, एविडेंस या क्या चीजें होती हैं। आदि प्राचीन काल की हम लोग बात करें तो आदि प्राचीन काल में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ओके, आदि प्राचीन काल में हम लोग लौह युग से बाद की चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका वैदिक काल आ जाता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसके बाद जहां पर हम लोग मगध के उत्कर्ष को खत्म करते हैं, वहां तक हम लोग आदि प्राचीन काल को स्टडी करते हैं। क्लियर है? हिस्टोरिकल एज में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 750 बीसी तक, एडी तक लेके जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग कहेंगे कि 707 जहां पर हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, वहीं पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाती है, लेकिन उसको 750 तक हम खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, अब 750 से लेकर आपका 1200 एडी तक का जो समय है, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं पूर्व मध्यकालीन युग। पूर्व मध्यकालीन युग, ठीक है। अब इसको पूर्व मध्यकालीन युग को फिर से हम तोड़ेंगे तो दो काल हमको निकल के आते हैं। पहला काल आपका आ जाता है अंधकार युग, जो कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का लगभग 200 साल का समय है, जिसमें अरब इन्वेजन्स होते हैं, अरब आक्रमण होते हैं कई सारे। फिर दूसरा काल निकल के आता है सल्तनत काल। ये वो चीजें बता रहे हैं जो हम लोगों को पढ़नी है हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, ये हमारा दूसरा काल कौन सा निकल के आ जाएगा, सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे उत्तर मध्यकालीन युग में। ठीक है,
वहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वहां पर हम लोग पढ़ेंगे भैया, सॉरी, मुगल काल पढ़ेंगे। इसके बाद सल्तनत काल के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मुगल काल। और मुगल काल आपका कहां तक जाएगा? 1707 तक जाएगा। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु तक हम लोग क्या करेंगे? मुगल काल को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे पूर्व आधुनिक काल पे। पूर्व आधुनिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो लिख लो, पूर्व आधुनिक काल। और पूर्व आधुनिक काल में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है? पहला हमें डिस्कस करना है मुगल वंश का पतन एवं यूरोपियों का भारत में आगमन। मुगल वंश का पतन एवं यूरोपियों का भारत में आगमन। एवं यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, कितना हो गया? इसके बाद इसी में हम लोग आधुनिक भारत में आ गए, तो आधुनिक भारत में एक और चीज डिस्कस करेंगे, यूरोपीय नीतियों का भारत पर प्रभाव। इसमें हम लोग जितनी भी ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उस समय का, ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या कंडीशंस हैं, राजनीतिक परिदृश्य क्या थे, सामाजिक सोशल, ये सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। इसमें एक और चीज लिख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम, या स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस लिख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय स्वतंत्रता। ठीक है, तो हम लोग उसमें 1947 की कहानी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें। इसके बाद लिखिए उत्तर आधुनिक काल। और उत्तर आधुनिक काल में हम लोग सन 2000 तक का जितना भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1947 से लेकर सन 2000 तक क्या क्या चेंजेस आए हैं भारतीय राजनीति में, उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस उत्तर आधुनिक काल में करेंगे। इसके साथ साथ दो चीजें और लिख लीजिए। पहला, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग दो ही चार चीजें हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड और कुछ एक पुनर्जागरण युग का चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पुनर्जागरण युग में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लेंगे और रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लेंगे, कुछ एक बोल्शेविक रेवोल्यूशंस पढ़ लेंगे, जर्मनी की चीजें देख लेंगे, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये मोटा मोटा हम लोगों ने खाका तैयार कर लिया कि ये चीजें हमें हिस्ट्री में पढ़नी है, यहां तक चीजें करनी है। अब हम लोग बात करते हैं प्री हिस्ट्री में। हमने बताया कि प्री हिस्ट्री में देयर आर नो रिटन एविडेंस। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस आर अवेलेबल बट दे आर नॉट डेसिफर्ड येट, यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा युग में जो हमारी लिपि यूज हो रही है उसको अभी तक हम लोगों ने डेसिफर नहीं किया जा सका है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, प्री हिस्ट्री पीरियड्स लिखिए, प्री हिस्ट्री पीरियड्स इन इंडिया। प्री हिस्ट्री पीरियड्स इन इंडिया। पहला, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसको हम लोग कहेंगे ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण युग। नेक्स्ट, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। नियोलिथिक
एज नवपाषाण युग। इसके बाद देखिए ब्रॉन्ज एज, जिसको हम लोगों ने चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज जी, ताम्र युग, चैल्कोलिथिक एज। और सबसे अंत में आप लोग लिखेंगे आयरन एज, लौह युग। डेटिंग लिख लो सबकी। पहला है आपका पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक 5 lakhs to 10,000 BCE, 5 लाख से लेकर 10,000। फाइव लाख BC to 10,000 BCE। वैसे हमने क्लास में आप लोगों को BC, AD और ये चीजें समझाई थी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इसमें प्रॉब्लम है? आप लोगों को BC और AD इन सब चीजों में पता है टाइमलाइन कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, हमने क्लास में बताया था कि BC हमेशा कैसे चलता है? उल्टा चलता है। ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आप लोगों को समझाया था। क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज अभी भी नहीं पता है, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं? ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ये हमारा जो पैलियोलिथिक एज है या ओल्ड स्टोन एज है, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये कितने में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में पहला आपका है लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, मीसोलिथिक स्टोन एज का डेट लाइन लिखिए 10,000 to 6,000 BC। 10,000 to 6,000 BC, 6,000 to 1,000 BC। क्या कह रहे हैं सर? ब्रॉन्ज एज की डेट लिखिए 1000 to 500 BC, 1000 to 500 BC। और आयरन एज 500 to 200 BC, 500 to 200 BC। क्लियर है? तो ये हमारा प्री हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, या जिसको हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल राइटिंग्स इन इंडिया, किस तरह से भारतीय इतिहास का। देखिए जब यूरोपियंस भारत में आते हैं, सबसे पहले क्या किया गया था? यूरोपियन का भारत में जब आगमन हुआ तो यूरोपियों ने इतिहास, भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की परंपरा को शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई कलकत्ता में। ओके, जहां पर BA स्मिथ को डायरेक्टर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया और भारतीय इतिहास को लिखना प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले यूरोपियंस ने जो इतिहास लेखन को परंपरा को प्रारंभ किया, उसमें भारतीय इतिहास को कैसे बांटा है देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आपका प्री हिस्ट्री वगैरह है तो सेम रहेगा, जहां से हमारा मौर्यकालीन युग शुरू होता है और हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो काल है उसको उन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है भैया, ये है हमारा हिंदू एज। क्लियर है? जो वर्तमान समय में हम लोग पढ़ते हैं मिडिएवल या मध्यकालीन भारत है, उसको उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्लिम युग है। मुस्लिम एज बता दिया। दूसरा या तीसरा या अंतिम जो है, जिसको हम लोग वर्तमान समय में मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के तौर पर पढ़ते हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये क्या है? ये ब्रिटिश एज है।
आधार पे था? ये टोटली और टोटली राजनीतिक आधार पे था कि यह जिस प्रकार के शासक वर्ग वर्तमान समय में या ऐतिहासिक समय में शासन सत्ता को संभाल रहे हैं, उनके धर्म के आधार पर क्या किया गया, इतिहास का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये यूरोपियन साहित्यकारों के, यूरोपियन इतिहासकारों के द्वारा ऐसा किया गया। अब यहां पर भारतीय इतिहासकार जागे, स्वामी विवेकानंद है, आरसी मजूमदार है, ये भी जागे। उन्होंने कहा कि भैया ये तो गलत आप कर रहे हो। ऐसे तो बेसिकली यहां पर मोटो क्या था यूरोपियंस का कि भारत में धर्म के आधार पर क्या किया जा सके, फाड़ की जा सके, या धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके। इसके लिए इन्होंने ये किया। तो यहां पर भारतीय इतिहासकारों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तो इतिहास को फिर से लिखा गया। तब वहां पर भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो विभाजन किया गया है उसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा उन्होंने कहा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा सल्तनत, लगभग सल्तनत युग से शुरू होकर और मुगल काल का जहां पर अंत होता है वहां तक हम लेके चलते हैं 1760 तक। फिर उन्होंने कहा कि अंत में आएगा, तो अंत में उन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है, आधुनिक काल है। तो ये इतिहास की लेखन की परंपरा के आधार पर हम लोगों ने डिवीजन कर लिया। ये किसके आधार पर है, इतिहास लेखन की परंपरा के आधार पर। एक यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया इतिहास भारत का, और दूसरा भारत का इतिहास जो कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिखित। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री में सोर्सेज क्या, जो हमारे स्रोत हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सोर्सेज या स्रोत, देखिए सोर्सेस जो है ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सोर्सेस से ही बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बताओ, कई लोग हमारी क्लास कर भी चुके हैं, सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है। सबसे पहले तो आप लोग यही बता दीजिए कि इतिहास की परिभाषा क्या है। हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, आज की क्लास में भी और पहले की क्लास में डिस्कस किया है। इतिहास क्या है, जो बीत गया वो इतिहास, जो बीत गया निश्चित कालखंड में लिखा गया। क्या कह रहे हैं, निश्चित कालखंड में लिखा गया, निश्चित कालखंड में लिखा गया इतिहास। बैठ जाइए। और कोई, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा कोई इतिहास, मतलब जो लिखा गया ऐसे ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा वो इतिहास। जो लिखी लोग प्राप्त है। वेरी गुड। कोई और इलेबोरेट करेगा, या सारा कुछ पढ़ा हुआ भूल गए? मैंने तो बड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझाया था आप लोगों को इतिहास क्या होता है। बैठ जाइए। एविडेंस के साथ जो स्टोरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए बात हम लोग करते हैं, इसको बांट लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, इतिधन हास कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, व्हाइट करते हैं। तो हमने कहा कि इतिधन हास, ये कर लिया। इति का मतलब क्या होता है, कहानी, और हास का मतलब क्या होता है, साक्ष्य या एविडेंस। एक आपके पास कहानी है तो उसका एविडेंस भी होना चाहिए। कल आपने यहां से निकलकर बताशे खाए थे, किसी ने देखा नहीं, तो वो आपकी कहानी हो गई। ठीक है, किसी ने आपको देख लिया, आपने उसको बताया तो वो एविडेंस हो गया। लेकिन एविडेंस भी मौखिक तौर पर थोड़े ना, एविडेंस मौखिक तौर पर, जैसे आपने एक कहानी बताई है कि इन्होंने उस कहानी को कह दिया कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, तो क्या वो साक्ष्य हो जाएगा? नहीं। या तो प्रमाणिकता कैसी होनी चाहिए, या तो लिखित रूप में होनी चाहिए, या तो किस तरह से हो। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक कहानी है, एक साक्ष्य है। कहानी हमें पता है कि मौर्य काल था, मौर्य युग में ये राजा हुए हैं, कैसे हम लोगों को मालूम पड़ा। तो हम लोग बात करते हैं साक्ष्य की। इतिहास में साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिटरेरी सोर्सेस, साक्ष्य को हम लोग दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला आपका होगा साहित्यिक स्रोत, जिनकी हेल्प से हम इतिहास निर्माण करते हैं, और दूसरा है हमारा गैर साहित्यिक स्रोत,
ठीक है, गैर साहित्यिक स्रोत। तीसरा एक और है हमारा विदेशी यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रा वृत्तांत। क्लियर है? अब देखिए साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत में क्या है कि हमारे जो वेद हैं, ठीक है, सबसे पहला वेद, इसके बाद हमारे हो गए वेदांत, अरण्यक, पुराण, उपनिषद और साथ ही साथ महाकाव्य। महाकाव्य हमारे कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया पूरा हिंदू साहित्य। इसके साथ साथ जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें हम लोग एक और साहित्य लेते हैं। दो प्रकार के साहित्य हैं, पहला आपका बौद्ध साहित्य और दूसरा है हमारा जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में हमारे त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक हमारे कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक है, अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है। इसको फटाफट हम लोग खत्म करें ताकि हम लोग उस पे आ जाए, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, जैन साहित्य में आपके सूत्र हैं, जैसे आपका भगवती सूत्र है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए साहित्यिक सोर्सेस या लिटरेरी सोर्सेस, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गैर साहित्यिक स्रोत में हमारे क्या क्या चीजें आते हैं? जैसे हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, या हम लोग स्थापत्य की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। जैसे मौर्य काल है, तो मौर्य काल के बारे में अधिकतर जानकारी हमको पिलर एडिक्ट्स और स्टोन एडिक्ट से मिलती है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, अशोक के जितने भी हमारे स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, उनसे हमें अधिकतर जानकारी मौर्य काल के विषय में प्राप्त हो जाती है। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे स्थापत्य हो गया, दूसरा हमारे सिक्के, कॉइनेज। ठीक है, सिक्के, इसके बाद इंस्क्रिप्शंस हो गए, और अंत में हम लोग बात करते हैं ब्यूरियल साइट्स की। ठीक है, शब्दाग्रह, या हम लोग ब्यूरियल साइट्स, जहां पर आपके डिफरेंट डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। ब्यूरियल साइट्स डिफरेंट आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूरियल साइट्स, कौन कौन सी ब्यूरियल साइट्स हैं, कहां से क्या प्राप्त हुआ है, उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, वेद आपके कितने हैं? 4 वेद हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, यहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग सिलेबस लिख लीजिए। आप लोग हिस्ट्री के लिए एक अपनी न्यू कॉपी बना लीजिए, और कोशिश करिएगा कि आपकी कॉपी जो हो वो A4 साइज की पेपर हो। मतलब या A4 साइज नहीं है तो सादा पन्ना होना चाहिए। ये लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल आप लोग करना छोड़ दीजिए, ये थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्जाम लिखने जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह की कॉपी मिलेगी आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह की आपको एक कॉपी मिलेगी जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, दोनों तरफ हाशिया होगा और इस हाशिए के बीच में आपको लिखना है। क्लियर है? तो ऐसी कॉपी में आप लोग राइटिंग करना स्टार्ट करें। जो लोग अभी तक लाइन वाली कॉपी में लिखते आ रहे हैं, जब आंसर राइटिंग करते हैं तो इधर से लिखना शुरू किया तो नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो वो पद्धति हटानी पड़ेगी।
क्लियर है? सबसे पहला आप लोग टॉपिक लिखिए जो हम लोग क्लियर करेंगे, प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद लिखिए हिस्ट्री राइटिंग्स इन इंडिया, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। फिर लिखिए प्रोटो हिस्ट्री, आद्य कालीन इतिहास एवं सैंधव सभ्यता। आद्यकालीन इतिहास एवं सैंधव सभ्यता। इसके बाद सैंधव सभ्यता जहां पर खत्म होगी, फिर लिखे वैदिक काल, वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। दोनों को एक ही पॉइंट में लिखवा रहा हूं, वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। फिर टॉपिक आएंगे मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध के उत्कर्ष में डायनेस्टीज लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, और इनके जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट हैं, उसको हम लोग इसी के अंदर कवर कर लेंगे। ओके, अगला लिखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बस। इसके बाद देखिए, हाँ जी, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, बताइए जी। मगध के उत्कर्ष जी, तो मैं कुछ और तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि मौर्य वंश नहीं। देखिए ऐसा है कि जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जब मगध को पढ़ते हैं तो मगध को पढ़ने से पहले क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी ये है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या था कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद, जिसमें से एक महाजनपद था मगध। ठीक है, और उस समय पर जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तो पूरा रूलिंग जो था वो डिसेंट्रलाइज था, यानी कोई भी एक केंद्रीकृत सत्ता भारत में नहीं थी। तो सबसे पहले जो केंद्रीकृत सत्ता स्थापित हुई वो आपकी हुई मगध में। तो जब हम लोग पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष, तो वहां पर ये पढ़ते हैं कि मगध ही ऐसा क्यों महाजनपद था जो सेंट्रलाइज सत्ता के तौर पर स्थापित हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मगध में जो आपका वंश आया वो था आपका हर्यंक डिनेस्टी। तो हर्यंक डिनेस्टी में जो रूलर्स थे उनको पढ़ेंगे। हर्यंक डिनेस्टी के बाद आया आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, और नंद वंश के महापद नंद को हराकर मौर्य वंश आपका एस्टेब्लिश होता है। क्लियर है? तो ये क्रोनोलॉजी पढ़ाएंगे, अभी हम सिलेबस लिखवा रहे हैं, इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद लिखिए मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल, विदेशी आक्रमण, मौर्योत्तर काल, विदेशी आक्रमण तथा भारतीय राजवंश। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए गुप्त काल पर, गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त काल को हम लोग पढ़ेंगे और गुप्ता रूलर जितने भी हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, इन सभी लोग को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़िए
आगे लिखे गुप्त काल के बाद उत्तर भारत, गुप्त काल के उपरांत उत्तर भारत, जिसमें हम लोग शुंग डिनेस्टी और कर्ण डिनेस्टी को पढ़ेंगे। शुंग वंश और कर्ण वंश। शुंग ऐसे लिखेगा, शुंग वंश। ठीक है, ये उत्तर भारत का है। दक्षिण भारत में चलेंगे तो दक्षिण भारत में अलग कहानी चलेगी। अगला लिखो टॉपिक, गुप्त वंश के बाद दक्षिण भारत का इतिहास। गुप्त वंश के बाद दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें हम लोग संगम एज पढ़ेंगे। इसमें एक और टॉपिक डालो, संगम युग। जी ठीक है, संगम साहित्य पढ़ेंगे, उसमें संगम एज में जो भी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आगे हम लोग लिख लीजिए फॉरेन इन्वेजन्स, सॉरी हाँ हो गया। अगला लिख लो, फॉरेन इन्वेजन्स एंड ट्राइलेटरल फाइट फॉर कन्नौज, विदेशी आक्रमण तथा कन्नौज के लिए, विदेशी आक्रमण तथा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये आपका मध्यकालीन में हम लोग आ गए। इसके बाद लिखो फटाफट, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हम लोग पढ़ेंगे, जिनको याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा GKTSL। पहला आपका है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और सबसे अंत में आपका लोधी वंश। ठीक है, ये 5 डिनेस्टीज हमको सल्तनत पीरियड में पढ़नी है। इनको लिख लो फटाफट, GKTSL, इसको याद रखने का तरीका है। लिख लिया? इसके बाद लिखो मुगलों का उदय, मुगलों का उदय तथा राजपूतों के मध्य संघर्ष, या इनके जो भी समकालीन राजा हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य के, उसमें हम लोग पढ़ेंगे साउथ इंडिया में किस तरह से मुगल वंश के साथ उनका संघर्ष रहा, उन चीजों को। मुगलों का उदय तथा समकालीन शासकों के साथ संघर्ष, तथा समकालीन शासकों के साथ संघर्ष। अब इसमें देखो, ये तो हमने एक आपको क्षैतिज रूप में बता दिया कि मुगलों के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। अब मुगलों में हम लोग कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हुमायूं क्या हुआ, कौन कौन से बैटल हुए, कौन कौन से बैटल उसने लड़े हैं। फिर अकबर पे आएंगे तो अकबर ने कौन कौन सा, शाहजहां पर आएंगे तो इस तरह से अलग अलग शासकों को हम लोग ऊर्ध्वाधर रूप में भी पढ़ते जाएंगे। ओके, अगला लिखिए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल वंश का पतन, मुगल वंश का पतन। इसमें अंतिम टॉपिक लिखिए सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति मध्यकालीन युग में। ठीक है, इसके बाद लिखिए शंकराचार्य और वेदांत, शंकराचार्य और वेदांत, भक्ति युग, सूफी युग, सूफिज्म या सूफी कर लीजिए केवल उसको, सूफी युग, हाँ सूफिज्म, जैसे इंग्लिश में सूफिज्म बोलते हैं, भक्ति रेवोल्यूशन, सूफिज्म एंड लिटरेचर
लिटरेचर ऑफ मिडिएवल पीरियड, मध्ययुगीन साहित्य। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन, मिडिएवल वो सॉरी मॉडर्न में भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, फिर लिखिए, इसके आगे का मैंने लिखवाया ही है, उसमें पहले जो हम लिखवा रहे थे इसमें मैंने लिखवाया था कि ब्रिटिश नीतियों का भारत पर प्रभाव, और साथ ही साथ ब्रिटिश एक्सपेंशन लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिशों का एक्सपेंशन या सीमा क्षेत्र, सीमा विस्तार, क्षेत्र विस्तार, इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ब्रिटिशों का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिशों का भारत पर आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट लिखिए सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तन। ठीक है, ये सभी आपके आधुनिक युग के होंगे। ठीक है, आधुनिक युग में क्या क्या, जैसे राजा राममोहन रॉय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, बाल विवाह का अंत हुआ, तो ये सभी चीजें हम लोग इस पीरियड में पढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद। फिर इसके बाद लिखिए गांधी का उदय एवं महात्मा गांधी का उदय एवं इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। फिर लिखिए संवैधानिक निर्माण, संवैधानिक निर्माण, अगला टॉपिक संवैधानिक निर्माण। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए ट्राइबल रेवोल्यूशंस, ट्राइबल क्या कह रहे हैं, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग एंड पॉलिटिकल सेपरेशन, मुस्लिम लीग और राजनीतिक विभाजन, जो कि भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग और भारत का विभाजन या भारत का राजनीतिक विभाजन। जी बताएं सर। वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, अभी ये लिख लीजिए, ये कंप्लीट कराना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आगे लिखिए नेहरू की विदेशी नीति, नेहरू की विदेशी नीति। नेहरू की विदेशी नीति। फिर लिखिए जाति एवं धार्मिक व्यवस्था, जाति एवं धार्मिक व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, तो लिखिए वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके पीछे हम लोग पुनर्जागरण युग से लेकर चलेंगे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक आकर खत्म करेंगे। तो लिख लो लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल, या हम कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता। देखिए केवल और केवल भारत ही ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जो कि औपनिवेशिक रूल के अंतर्गत आता था। विश्व में और भी कई सारे देश थे जो कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आते थे, और इनको किस तरह से आजादी के लिए, इसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जी क्या कह रहे हैं, रिपीट करते हैं। अच्छा लिखिए औपनिवेशिक शासन से
विभिन्न देशों की स्वतंत्रता। इसके बाद देखो यूरोप का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण। और अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा सोवियत यूनियन का विघटन, सोवियत यूनियन का विघटन तथा अमेरिका का ऐकिक शक्ति के रूप में उदय, ऐकिक शक्ति के रूप में उदय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड नेशंस की बात करें कि किस तरह से एक, ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री सब पूरा टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों से डिस्कस करने वाली ये चीज है कि आप लोग किस चीज को पहले पढ़ना चाहते हैं। आप लोग प्राचीन भारत जान लेंगे, प्राचीन भारत, आप लोग इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो प्राचीन भारत से स्टार्ट करना चाहते हैं? प्राचीन भारत, कितने लोग हैं जो मॉडर्न पहले पढ़ना चाहते हैं? मॉडर्न वालों की संख्या कम है। ठीक है, तो हम लोग प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे और प्राचीन भारत के बाद हम लोग मॉडर्न पढ़ लेंगे, फिर हम लोग medieval करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप लोग आए, तो वैसे हम लोग प्राचीन भारत में काफी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, काफी चीजें कवर कर चुके हैं। फिर भी आप लोग जब भी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहली चीज तो आप लोग ध्यान रखिए, जो भी सिलेबस आज आपको लिखवाया गया है, तो जो भी आप कॉपी बनाएंगे उसके पहले पेज पे अच्छे अच्छे अक्षरों में आपका ये सिलेबस लिखा होना चाहिए और इसी दिशा में आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज ये, जब भी हम आपको बताएंगे कि ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आप लोग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करके आएंगे, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक एक दिन में यहाँ पर करा दिए जाएंगे। ओके, तो ये आप लोग टॉपिक्स अपने घर से पढ़ के आइएगा। आप लोगों ने जो पेपर लिखा था उसको यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उस पे ध्यान रखिएगा, उस पेपर पे आपका नाम होना चाहिए और साथ ही साथ आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो आपको लिखना है। एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो लिखना है, मतलब कि आपका बीए में बीएससी है, कौन सी सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसको लिखना है। ठीक है, बिना शोर के उसको जमा कर दो यहाँ पे।